लास्ट लेक्चर में बेटा एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन देख रहे थे, और एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की मैं आपसे अगर बात करूं तो लास्ट जो हमने रिएक्शन देखी थी आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन देखी थी, और आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कि कीटोन्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एल्डिहाइड्स पढ़ चुके होंगे अच्छे से, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और रिएक्शंस कभी भी डायरेक्टली पेपर में नहीं आएंगी कि आप फॉर्मल्डिहाइड बना के दिखा दो, एस्टल्डिहाइड बना के दिखा दो। क्वेश्चन आएगा बेटा कन्वर्जन की फॉर्म में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन की फॉर्म में, नेम रिएक्शन आपकी डायरेक्ट आ सकती है, और उसके अलावा क्या होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में, जैसे आपसे कह दिया एक प्रोडक्ट बना दिया, फिर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दूसरे पे लगा दिया, फिर क्वेश्चन मार्क बना दिया, और हो सकता है रिएजेंट पूछ ले, इस तरीके से सवाल बनता है। तो धीरे धीरे आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स को खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में, और थोड़ी सी बातें करेंगे आज कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, थोड़ी सी बातें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, क्योंकि जब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी शुरू करूंगा तो वहां पे थोड़ा सा रिएक्शंस में देखने को मिलेगा आपको, तो वो चीज भी आज आपको समझनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से। और पहला जो बेटा इसका मेथड है आज का वो है बाय डाई एल्काइल कैडमियम, है ना, बढ़िया लग रहा है नाम कैडमियम, इसकी जगह कैडबरी होता, कैडबरी डेयरी मिल्क, मजा ही आ जाता है। नहीं, चलो खैर ये बेकार की बात है। डाई एल्काइल कैडमियम किसे कहते हैं, कैडमियम के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगा दो बेटा, ये बन गया डाई एल्काइल कैडमियम। और इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, इसकी रिएक्शन बेटा आप करा दो एसिड क्लोराइड से या एसाइल क्लोराइड से, जैसे कि RCOCl और इधर भी RC डबल बॉन्ड O और Cl। रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने पे आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखना जरा, ये 2 Cl और यहां से ये 1 CD, क्या बाहर हो गया बेटा, यहां से ये बाहर हो गया आपका CdCl2, क्या बाहर हो गया CdCl2, और बचा क्या वो देखना बेटा ध्यान से जरा, यहां बन रहा है क्या, ऊपर R, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर नीचे क्या है बेटा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और मेरे बचे दोनों एल्काइल ग्रुप वो मैं यहां लगा दूंगा, RC डबल बॉन्ड OR, इधर भी RC डबल बॉन्ड OR, तो ये मेरा बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OR। इसका मतलब ये मेरा क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया। ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल का मतलब है कि सेम एल्काइल ग्रुप हो, दोनों एक जैसे हुए तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। कैसे, देखते हैं कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल जरा, चलिए देखिए। जैसे बेटा मैंने ये ले लिया आपका CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये मेरा एसिटिल क्लोराइड है, और कितने मॉलिक्यूल्स लिए इसके, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिल क्लोराइड। और इस एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन बेटा मैंने करा दी डाई एल्काइल कैडमियम से। डाई एल्काइल कैडमियम जैसे मैंने ये ले लिया, CD यहां ले लिया, इधर CH3 और इधर भी क्या लगा दिया बेटा CH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी। तो रिएक्शन कराने पे अगेन मुझे वही काम करना है जो मैंने पहले किया, कि क्लोरीन और कैडमियम ये मिलकर बना लेंगे सॉल्ट, और वो भी कौन सा सॉल्ट बनाएंगे बेटा, कैडमियम क्लोराइड, दैट इज CdCl2। CdCl2 यहां से बाहर हो गया, और मेरा उधर क्या देखना जरा, 2CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है बेटा दोनों CH3, तो इधर भी CH3 लग गया, और यही मेरा क्या बन जाएगा आपका एसीटोन, या इसी का ही नाम क्या है बेटा मेरा, प्रोपेनॉन। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म करना है। नेक्स्ट जो मेथड आता है आपका एरोमेटिक कीटोन्स में आ जाता है थोड़ा सा वो, तो एरोमेटिक कीटोन्स की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हाँ दूसरा मेथड जो है वो आपका बनेगा फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बनाएंगे बेटा, बेंजीन से ऐसे बनाएंगे जो आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर क्लास 11th में, हाइड्रोकार्बन्स में एक रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटिलेशन, बात एक ही है, फिलहाल एसाइलेशन से देखेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैसे होती है ये देखते हैं जरा। जैसे ये मैंने अपना बेंजीन लिया, और इस बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से करा दिया, एसिड क्लोराइड से, RC डबल बॉन्ड OCl, और रिएक्शन कराई बेटा किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जरूरी नहीं है कि AlCl3 लेना है, कोई भी आप लुईस एसिड ले सकते हो। लुईस एसिड क्या होता है बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है। तो यहां से होगा क्या, यहां से आपने ये बेंजीन के एक कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन निकालना है, उस हाइड्रोजन के साथ को किसको भेज देना आपने, Cl को, तो ये H और ये Cl बेटा क्या बाहर हो जाएगा यहां से, HCl। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो उस कार्बन पे आप एज इट इज लगा दिया, लाइक
ये बेंजीन है आपका, और इस बेंजीन के अंदर यहां से आपने बॉन्ड कम कर रहे हो, तो यहां से इसी बॉन्ड के ऊपर आप क्या लगाओगे, ये C डबल बॉन्ड O और R, C डबल बॉन्ड O R, और ये हमारा क्या बन गया, एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन बन गया। R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, क्वेश्चन आया, कन्वर्जन की फॉर्म में आएगा हमेशा। कन्वर्जन के अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन आया कन्वर्ट द फॉलोइंग, है ना। कैसे आएगा बेटा, ऐसे। पहला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग में बेंजीन टू एसिटोफिनोन। बेंजीन से आप एसिटोफिनोन कैसे बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये मैंने बेंजीन लिया और इस बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाना है। एसिटोफिनोन क्या होता है, ये होता है बेटा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसिटोफिनोन है, ठीक है। अब इस बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। इस बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाएंगे कैसे, देखिए यही तो रिएजेंट की खासियत है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर बेंजीन में ये ग्रुप आ रहा है, ये बढ़ाना है हमें, क्या बढ़ाना है कि सर COCH3। मैंने कहा ये कहां से आ सकता है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ये यहां से आ सकता है CH3 COCl से, कि सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। मैंने कहा कैसे आएगा, तो आपने कहा सर इसकी रिएक्शन कराइए ना। मैंने कहा कैसे, देखो ऐसे करा लेते हैं। बेंजीन प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है, लुईस एसिड, मतलब किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपने यहां बड़ा आसान सा काम करना है, यहां से निकालना है एक H और ये Cl बेटा, चुपचाप यहां से क्या बाहर हो जाएगा, HCl, और ये पार्ट वहां जाके जुड़ गया और ये आपका क्या बन गया, एसिटोफिनोन बन गया। वेरी सिंपल, इस तरीके से आपको काम करना है और ऐसे ही रिएजेंट का यूज करना है, और रिएक्शन भी इसी तरह से पूछी जाएगी। कहीं पर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि बताइए एसिटोफिनोन बनाना है, कि भाई मुझे प्रिपरेशन लिख के दिखा दो एल्डिहाइड की, प्रिपरेशन लिख के दिखा दो कीटोन की, कुछ भी ऐसा करने को नहीं कहेगा क्वेश्चन कन्वर्जन पूछेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछेगा, और नहीं तो रिएजेंट गायब करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा कन्वर्जन इसी कैटेगरी में। दूसरे कन्वर्जन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो दूसरा कन्वर्जन है हमारा कि बेंजीन से बेंजोफिनोन आप कैसे बनाएंगे। बेंजीन से बेंजोफिनोन आप कैसे बनाएंगे, तो बेटा बेंजीन तो मुझे पता है ना, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये होता है सर सिंपल सा, ये देखो ऐसे, ये बेंजीन है। और बेंजोफिनोन की अगर बात करूं, ये आपका बेंजोफिनोन है बेटा, दो बेंजीन एक साथ, ये लो ऐसे करके, अच्छा गलत हो गया, बीच में कार्बोनिल भी आना है, ये लो बेंजीन और इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर भी एक और बेंजीन, ऐसे करके, ठीक है बेटा। अब यहां बेंजीन से इस तरफ जाना है आपने। आप सोच के देखो कि ये तो आपका बेंजीन हो गया, और इधर वाला क्या है बेटा, ये आपका एसिटोफिनोन। क्या है आपका, एसिटोफिनोन। कैसे बनाओगे, सोचना जरा, कि बेंजीन मेरे पास में है और सर मुझे इतना ग्रुप ये चाहिए, इतना सर। मैंने कहा मिल जाएगा भाई बहुत आराम से, इसमें Cl लगा के देखो जरा, बन जाएगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OCl, कि सर Cl हट जाए तो लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल लग जाएगा, और इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या बनेगी, तो रिएक्शन भी बहुत इजी बनेगी। कैसे बनेगी, देखो जरा ध्यान से, रिएक्शन ऐसे बनेगी, बेंजीन के साथ बेंजीन और C डबल बॉन्ड OCl, और अगेन बेटा किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंट में, दैट इज एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन के अंदर क्या काम होगा, वही काम होगा कि आपने कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना है और ये Cl उसके साथ बाहर भेजना है, HCl बाहर हो गया, ये बन गया आपका क्या, बेंजोफिनोन। क्या बन गया, बेंजोफिनोन बन जाएगा, एसिटोफिनोन नहीं, बेंजोफिनोन। और या इसी का ही दूसरा नाम एक जो हमने पढ़ा था यूपेक नेम में, क्या नाम है बेटा इसका, डाइफिनाइल कीटोन इसका नाम है। तो सवाल इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और कहीं पर हो सकता है ये गायब करके दे दे आपको रिएजेंट, कहते यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, या लिख के दे दिया A कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा। इस तरीके से सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आप
रिएजेंट को यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना है, तो वो मैंने आपको भी बताया, और कैसे रिएक्शन लगानी है ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बातें करेंगे आज। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बातें करेंगे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आगे के लिए। देखिए जरा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया चैप्टर तब बताया था, कार्बोनिल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, ऐसे करके। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड, हमेशा 4, 1 2 3 नंबर और एक ये 4 नंबर है ना, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी यहां है क्या क्या, कौन कौन से बॉन्ड है वो ध्यान से देखना बेटा। इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर बेटा 3 तो है सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? जो कैसे बनते हो? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। किससे बनते हो? हेड टू हेड, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरीके से। और सिंगल बॉन्ड जो आपका सिग्मा बॉन्ड माना जाता है। और एक कौन सा बॉन्ड है बेटा आपका? यहाँ पे पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है। दूसरी बात, यहां अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की मैं आपसे बात करता हूं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो इस कार्बन एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये हाइब्रिडेशन क्या होती है मेरी? sp2। sp2 का मतलब है एक s ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन के ऊपर यहां क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के ऊपर 2 लड्डू प्रेजेंट है ना, ऐसे करके याद करो। देखना ये भूत सा लग रहा है पर देखने में है। अच्छा ये लो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इसको बोलते हैं बेटा लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं? याद करो, किसे कहते हैं लोन पेयर? लोन का मतलब समझते हो ना, बैंक वाला लोन नहीं है बेटा ये लोन पेयर जो खाली बैठे रहते हैं, जिन्हें कोई काम धाम नहीं होता, बस चुपचाप बैठे हैं और देखा कोई दूसरा मतलब कहीं कुछ ऐसा आ रहा है कि जिनसे इनका काम बन सकता है तो वहीं अटैक करने की कोशिश करते हैं। लोन पेयर का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स which do not participate in किसमें बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर्स। ठीक है, ये हो गया इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो गई। और sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है सर। अब आगे की कहानी की अगर मैं बात करूं तो ये रेजोनेंस भी बनाता है। क्या बनाता है ये? रेजोनेंस कैसे बनाएगा? ध्यान से देखना जरा इसको। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यही देखेंगे। और आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया, भागो। ये लग गया। ठीक है, आगे देखो जरा, ये रेजोनेंस कैसे बनाता है बेटा? ऐसे देखो, ये मेरा कार्बन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां ये सिग्मा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो देखो थोड़ा सा 11th का अगर आप पढ़ के आए हो तो आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है बेटा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ऐसे एक के ऊपर एक एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरीके से मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रिएट हो गया। तो जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड वो कैसा बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड की अगर बात करी जाए तो ये जो फॉर्म होते हैं बेटा, ये फॉर्म होते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कौन सी ओवरलैपिंग से? साइड वाइज ओवरलैपिंग। कि सर साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन सी होती है बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है आपकी ये वाली, कुछ पार्ट खाली एटॉमिक ऑर्बिटल का कुछ पार्ट ओवरलैप करता है खाली, है ना? देखा होगा ना ऐसे करके, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पूरा इस पे ओवरलैप ना करके खाली कुछ पार्ट बेटा, इतना सा पार्ट, जैसे इतना सा पार्ट। तो इंटरमिक्सिंग कम हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब अगर इंटरमिक्सिंग कम हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल की तो बॉन्ड भी कैसा बनेगा बेटा? वीक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। अब वीक बॉन्ड अगर बनेगा तो वो आसानी से टूट भी जाएगा। कैसे टूटेगा? देखना, ऐसे टूट गया। O के पास ही क्यों गए? क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए, यहां इलेक्ट्रॉन चले गए तो जाने के बाद ये बना स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, C इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। कि सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? तो बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर तो आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आता है? नेगेटिव। मतलब मैं अगर यहां पर इस ग्रुप पर
किसी भी न्यूक्लियोफाइल से या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से अगर अटैक कराता हूं तो वो बहुत इजीली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। कैसे? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन अटैक करेगा इसके पास? ये कैसा सेंटर हो गया? ये कैसा सेंटर हो गया? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होंगे, शायद नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं आपसे बात करूं, न्यूक्लियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो वर्ड का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस से। किससे मतलब होता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और फाइल का मतलब होता है लविंग स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज? लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करें। और पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? नेगेटिव वाला। तो मतलब कार्बन, यहां पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा सेंटर माना जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कि सर जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो यहां पर इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक, एक तो हो गया इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का कौन काम कर रहा है बेटा? यहां पे कार्बन काम कर रहा है। ठीक, और दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। कि सर नेगेटिव आ रहा है तो यहां भी कुछ हो सकता है। उनका बिल्कुल होगा भाई। मैं अगर इसी कैटेगरी में लेकर आता हूं इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रो वर्ड का जो मतलब है बेटा वो किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन से। किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव और फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? लविंग स्पीसीज, प्यार करने वाला है। हां, प्यार करने वाला। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा? पॉजिटिव वाला। बात समझो ना, देखो बड़ा आसान है। न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। फाइल का मतलब क्या है? लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव लविंग स्पीसीज। अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव थोड़े ना करेगा, रिपेल करेगा ना। पढ़ा है ना कि सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, खींचेंगे एक दूसरे को। तो न्यूक्लियोफाइल तो वो होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव वाला कहां अटैक करना पसंद करेगा हमेशा? कि सर पॉजिटिव वाला अटैक करना पसंद करेगा हमेशा नेगेटिव पे। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका यहां पे क्या बनेगा बेटा? कौन सा सेंटर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन सा सेंटर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये लीजिए, ठीक है, कुछ समझ में आया होगा आई होप। दोबारा एक और बात बता दूं, कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करी जाए, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको इसमें? मैंने ये पढ़ाया कि इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सर 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा, बिकॉज 3 सिंगल बॉन्ड है। एक ये सिंगल, एक ये सिंगल और एक ये सिंगल। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई भी होता है, सो दैट्स व्हाई 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। बात करी जाए कार्बन के हाइब्रिडेशन की, तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का मतलब कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं? कि सर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इस कार्बन ग्रुप का रेजोनेंस देखा। रेजोनेंस कैसे देखा? कि सर इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। और यहां कार्बन के ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और कमी को पूरा करने के लिए ये आपका किस चीज का काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का। नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा इससे आके, तो ये किस चीज का काम करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। और ये सारी चीजें आपकी काम आने वाली है किसमें बेटा? ये काम आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो आपकी रिएक्शन स्टार्ट होंगी ना, केमिकल रिएक्शंस, वहां आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये तो जरूर मिलेगा देखने को, ठीक है। यहीं से आपकी इसकी स्टार्टिंग होगी। तो ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर। और देन इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए जरा ध्यान से, चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? मेरी नहीं, एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स एंड किसकी? कीटोन्स की। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ है। सबसे पहले बातें होती है फेज की। किसकी बातें होती है? फेज की। फेज क्या होता है कि सर फेज तो हमारे 3 ही होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से होते हैं भाई? फेज कौन कौन से होते हैं बेटा? 3 होते हैं सर। एक तो सॉलिड होता है, दूसरा कौन सा होता है कि बेटा लिक्विड, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? गैस। तो ये बात तो देखो आप भी जानते हो कि जो लोअर मेंबर होंगे, कौन से मेंबर बेटा? लोअर। लोअर मतलब छोटे मेंबर जो होंगे वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएंगे? गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैस बनाएंगे। हायर मेंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? हायर मेंबर्स। हायर मेंबर्स आपके फॉर्म करते हैं बेटा क्या? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की आपसे मैं बात करता हूं, HCHO।
तो ये गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। या आपसे अगर मैं बात करूं CH3CHO की, ये फेज में एग्जिस्ट करता है कौन से में, लिक्विड में। या मैं आपसे अगर बात करूं इसकी बेटा प्रोपेनॉन की, CH3CO CH3 लोअर कीटोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसीटोन, तो ये आपके कौन से फेज में आता है, लिक्विड फेज में आता है। लेकिन सर ऐसा है क्यों कि ये गैस है, ये लिक्विड है, मतलब सॉलिड क्यों नहीं बनते लोअर मेंबर, उसका कारण क्या है? तो बड़ा आसान सा कारण है कि भाई जितना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जितनी ज्यादा फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतने ज्यादा क्लोज रहेंगे, और जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे तो कौन सा फेज ऑक्यूपाई करेंगे कि सर या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। और मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ही प्रेजेंट ना हो तो कहां रहेंगे कि सर दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो वो कौन सा फेज ऑक्यूपाई करते हैं, हमेशा गैस फेज ऑक्यूपाई करते हैं। मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश करना कि लोअर मेंबर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉरी गैस। व्हाई? Because force of interaction between the molecules are very less, so that's why the lower members of organic compounds are mostly exist as gas। कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और कैसे एग्जिस्ट करते हैं, गैस की फॉर्म में। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से ये क्या होगा, क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से बेटा कौन सी स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे, लिक्विड स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फेज की बात है। ठीक है, फेज के बाद मैं आपसे अगर बात करूं, धीरे 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 बढ़ते हैं आगे की तरफ। फेज के बाद जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बातें करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं आपसे बातें करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कई चीजों पे। शॉर्ट में इसको बीपी लिख देते हैं, बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। देखो जरा, बीपी, बीपी किस पर डिपेंड करता है, अरे भाई वाह है। देखो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास। किस पर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास पे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नंबर 2 आप ये भी दे सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके बेटा, एक्सटेंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट, एक्सटेंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स प्रेजेंट है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, आपका बॉइलिंग पॉइंट। बात समझना, मैंने जो लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल के फोर्स की बात नहीं कर रहा। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स प्रेजेंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि जो एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कि सर ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। आइए इस बात को समझते थोड़ा ध्यान से। देखिए जरा, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज ऑलवेज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड व्हाई, उसका रीजन क्या है, देखिए जरा बहुत ध्यान से। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो ध्यान से। क्या होता है, डाइपोल, डाइपोल और दोबारा डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल है। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, डाई का मतलब होता है 2, है ना, 2 है ना, और पोल मतलब 2 पोल। 2 पोल कौन कौन से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा हो जाएगा बेटा आपका नेगेटिव। 2 पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स बनेगी उसको बोलते हैं डाइपोल। अब ये डाइपोल बनता कैसे वो समझो इनके बीच में। जैसे मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर भी ले लिया H, एल्डिहाइड ले लिया, और इधर एक ऐसे ले लिया CH3 C नीचे डबल बॉन्ड O इधर H। अभी बताया थोड़ी देर पहले, और जब स्टार्ट कर रहा था तब भी बता रहा था कि कार्बोनिल ग्रुप होता है पोलर में, पोलर होता है नेचर में। कैसा होता है, पोलर। पोलर का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा है तो यहां पे तो होगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे कैसा होगा पार्शियल पॉजिटिव।
सेम कहानी यहां पे, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो होगा क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, कौन सी वाली, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करेगा इसके टुवर्ड्स, ये देखो। तो हो क्या रहा है यहां पे कि सर दो डाइपोल्स आपस में एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, एक ऊपर वाला डाइपोल और एक नीचे वाला डाइपोल। सो इस डाइपोल को हम क्या नाम दे देंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से यहां फोर्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बेटा, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, वहां एक वीक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स, वीक फोर्स। और इस वीक फोर्स का नाम आपको पता ही होगा, क्या नाम है, क्या नाम है, वॉन डर वाल फोर्स। कौन सी फोर्स, वॉन डर वाल फोर्स होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पेपर में सवाल आया कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन कौन से बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो उसका रीजन क्या है, बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड हो या कीटोन कीटोन हो, इनके बीच में एक इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। वो इंटरेक्शन कौन सा होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, हाइड्रोकार्बन। बिकॉज हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट है, वीक फोर्स, और इस वीक फोर्स का नाम क्या है बेटा, वॉन डर वाल फोर्स उसका नाम है। थोड़ा सा समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, मतलब क्वेश्चन आया कि बताओ एल्कोहल, एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स ले लो कि चाहे तो आप कीटोन्स ले लो, और बताओ इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों। तो बेटा उसका जो आंसर आप लगाओगे, उसका आंसर आप लगाओगे सीधा सीधा एल्कोहल। कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बेटा, वो समझना ध्यान से, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ये तो सही है। बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इतना जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है तो उन्हें अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी बेटा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। कि सर कैसे, आइए देखते हैं जरा आगे, थोड़ा सा मजेदार होने वाला और ये टॉपिक। देखिए एल्कोहल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एल्कोहल्स की एक खास बात है, एल्कोहल्स बनाते हैं बेटा आपस में फॉर्म्स, कौन सी बॉन्डिंग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स बनाते हैं बेटा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। दूसरी बात अगर मैं आपसे करता हूं एल्कोहल्स के अलावा किसकी, एल्डिहाइड्स की बात करूं, सॉरी एल्डिहाइड्स की बात करूं, या बात करूं आपसे किसकी मैं बेटा, कीटोन्स की। तो ये जो है ना, ये आपस में फॉर्म करते हैं बेटा आपका क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और मैं अगर इस इंटरेक्शन की बात करूं ना, तो ये इंटरेक्शन बेटा वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है। किसके कंपेयर में बेटा, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में जो मेरा ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेयर में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये वीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा इंटरेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें देनी पड़ेगी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी बेटा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, एल्डिहाइड्स के और किसके बेटा, कीटोन्स के। क्यों होगा, बिकॉज एल्कोहल्स बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो अपने आप में कैसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। और एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे इंटरेक्शन बना रहे, वीक इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो दैट्स व्हाई एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कि सर तीनों का बताइए जरा कि एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा होगा। देखिए दोनों ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएंगे, लेकिन अगर बात करी जाए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कीटोन की, तो कीटोन में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा और दूसरी बात मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं अगर ऑर्डर बनाता हूं तो ऑर्डर ये बनेगा कि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तो होगा सबसे ज्यादा। एल्कोहल्स के बाद कौन आएगा बेटा मेरा, एल्कोहल्स के बाद आएगा कीटोन्स, और कीटोन्स के बाद कौन आएगा, एल्डिहाइड्स, और लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा वाला कि सर हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन सबसे लास्ट में आएगा, और ये जो मैंने यहां पे ऑर्डर लगा दिया, ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा किसका बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, ये ऑर्डर लग गया किस चीज का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल्स का, देन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स। रीजन पूछता है तो सिंपल सा रीजन लिखना है कि एल्कोहल्स के केस में सर बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और अगर बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की तो ये बनाते हैं सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन कैसा होगा, वीक, और वीक इंटरेक्शन है तो आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एल्कोहल्स का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये हो गया दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट इसका, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, विच इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करूं तो सॉल्युबिलिटी भैया किस पे डिसॉल्व करती है, ये डिसॉल्व करती है लाइक डिसॉल्व लाइक पे। एक प्रिंसिपल है सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक है कि सेम नेचर है तो डिसॉल्व होगा, नहीं है तो नहीं डिसॉल्व होगा। लेकिन यहां मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, से ध्यान से पढ़ना कि लोअर एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर का मतलब समझ रहे हो ना, छोटे वाले जो छोटे मेंबर है, छोटे मेंबर कैसे, ये वाले बेटा HCHO, ये सॉल्युबल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, सॉल्युबल। क्यों माना जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरेक्शन विद वाटर। कौन सा इंटरेक्शन, कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि सर ये जो है क्या बना लेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। सो दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल। मैंने कहा भाई अगर मैं ये ले लूं, सपोज करो CH3 CH2 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 CHO, कि सर आप क्या कर रहे हो, ये मैंने कुछ नहीं कर रहा भाई, मैंने हाइड्रोजन की जगह इतना बड़ा ये लगा दिया, ये अल्काइल ग्रुप लगा दिया। फर्क क्या है दोनों के अंदर, कि सर यहां पहले तो था हाइड्रोजन और अब आप ये इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप लेके आ रहे हो कि सर मारना चाह रहे हो क्या आप इसे, पानी को। मैंने कहा नहीं भाई, ये अल्काइल ग्रुप जो होता है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है बेटा। कैसा नेचर है इसका, ये पढ़ा होगा शायद आपने, कि सर इसकी एक स्पेशलिटी है, ये होता है हाइड्रोफोबिक नेचर में। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर। अब ये हाइड्रोफोबिक का नेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये नेचर शो करता है वाटर रिपेलिंग नेचर। कौन सा नेचर, वाटर रिपेलिंग, मतलब पानी से दूर भागने वाला। तो अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वाटर रिपेलिंग नेचर हो गया, और जितना ज्यादा वाटर रिपेलिंग नेचर हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर के साथ इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा। और वाटर के साथ अगर इंटरेक्शन क्रिएट नहीं होगा तो उस केस में ऊपर वाला तो सॉल्युबल होगा बेटा, ये नीचे वाला कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितना छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं आपके, ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके साथ में, वाटर के साथ में। सो दैट्स वाई ये सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन हायर मेंबर की अगर बात करूं, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, हायर मेंबर्स ऑफ किसके बेटा, चाहे एल्डिहाइड का है चाहे कीटोन्स का है, आर इनसॉल्युबल। कैसा होगा बेटा, इनसॉल्युबल होगा, ड्यू टू द किसकी वजह से बेटा, हाइड्रोफोबिक नेचर, ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ किसका बेटा, एल्काइल ग्रुप। क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है पानी से दूर भागता है, जिसकी वजह से ये उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाते। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। पढ़ा क्या क्या हमने बेटा, तीन चीजें पढ़ी। नंबर एक, सबसे पहले जो बड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने फेज। क्या पढ़ा था, फेज पढ़ा था। तो फेज में मैंने आपको बता दिया तीन फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो होता है सॉलिड, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, लिक्विड बताया, और तीसरा कौन सा बताया बेटा मैंने आपको, गैस। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस हमें पता है। नंबर दो कौन सा फेज देखा, नंबर दो हमने कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, वो देखी बेटा हमने कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है बेटा किससे, हाइड्रोकार्बन से, और कम होता है किससे, अल्कोहल से। रीजन देख लिया उसका। तीसरा नंबर जो हमने देखा बेटा किसका देखा, सॉल्युबिलिटी का। किसका देखा, सॉल्युबिलिटी का।
तो सॉल्युबिलिटी देखी कि सर लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर वाले कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का रीजन भी देख लिया, और यहीं पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है आपका एंड। ठीक है, अब जो इसके बाद में स्टार्ट होगा, अब इसके बाद में स्टार्ट होगा क्या बेटा आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में वन बाय वन सब कुछ पढ़ेंगे, पहले एल्डिहाइड्स के बारे में, फिर कीटोन्स के बारे में, बहुत सारी नेम रिएक्शन पढ़नी है, डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं, और यहीं से बेटा मैं आपको बीच बीच में अच्छे अच्छे सवाल भी कराता रहूंगा। तो आई होप ये आपको आज समझ में आया हो, और प्लीज पीछे की रिएक्शंस को जरूर रिवाइज करें। अगर आपको पीछे का आता होगा ना, आगे का आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक को ये मत समझो बिल्कुल भी कि नहीं समझ में आएगी, मैं आपको बिल्कुल ये समझ के चलिए कि जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। जीरो का मतलब कुछ चीज अगर पहले पढ़ी भी है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ी तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कॉपी और पेन आप डेली के डेली नोट्स बनाइए, आप खुद लिखने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस बात को मानिए आप। अगर आप खुद से लिखते हैं, देखिए अपना लिखा हुआ सबको समझ में आता है, आप अगर खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे एज कंपेयर टू जो मैं आपको शीट प्रोवाइड करता हूं, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि उन्हें आप खुद लिख रहे हैं, आप एक एक पॉइंट लिखते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम नोट्स में वो चीज नहीं डाल पाते जो बोर्ड्स पे लिखते हैं। सो रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी और पेन का यूज करो, और चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या पढ़ा सबसे पहले, आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा, नोमेनक्लेचर के बाद बेटा हमने क्या पढ़ा इसमें आपका, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर हुआ, फिर उसके बाद आई मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में एल्डिहाइड कीटोन्स के कॉमन मेथड पढ़े, और कॉमन मेथड के बाद में जो हमारे निकल के इंडिविजुअली किस पे आए, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो उसमें 4 नेम रिएक्शन देखी थी हमने। उसके अलावा कीटोन्स का पढ़ा आज, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा आज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर जाएंगे और धीरे 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 इस चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज कोशिश करिए सीखने की, इतना हार्ड है नहीं, आप हार्ड नहीं, आप आसान बना सकते हो। कैसे, आपके छोटे छोटे एफर्ट्स से। छोटे छोटे एफर्ट्स कैसे लगाने हैं, आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन कैसे करते हैं, आपको जस्ट 5 मिनट से 7 मिनट का मतलब टाइम देना है, उस कॉपी को देखिए मैंने आज क्या लिखा था। आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हाँ ये तो मैंने कल लिखा था भाई, हाँ ये मुझे याद आ रहा है ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप रिवीजन की आदत नहीं है ना आपको, ये देखिए एक वर्ड होता है विजन, विजन होता है ना बेटा, इस विजन के आगे आप री लगा दो, क्या बन जाएगा, रिवीजन। तो पहले विजन होना जरूरी है ना, विजन अगर नहीं हुआ तो रिवीजन कैसे होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन में पढ़ लेंगे, तो रिवीजन तो भैया उनका होता है जिनका विजन होता है, विजन जिसका नहीं हुआ उसका रिवीजन भी नहीं होता, बेकार की बात है। तो इसलिए अभी टाइम है, धीरे 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 आप पढ़ते रहिए, आगे लास्ट में जब रिवीजन आएगा तो वहां पे इसको और अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए